नागपुर जेल में फांसी दी जाएगी। सुबह 7 बजे परिवार की मौजूदगी वहां पर रहेगी। पत्नी राहीन, बेटी जुबैदा, हो सकता है फांसी के बाद उनके परिजनों को उनका डेड बॉडी सौंपने के बदले नागपुर जेल में ही की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि वहां भी उन्हें दफनाया जा सकता है उनके परिवार के परिजनों की मौजूदगी में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले यह फैसला सुना दिया कि जो क्यूरेटिव याचिका थी उसको दोबारा सुना नहीं जा सकता है और जो टाडा अदालत की तरफ से डेथ वारंट जारी किया गया था वो बिल्कुल सही था। यानी जिस टाडा कोर्ट की तरफ से डेथ वारंट जारी करते हुए 30 तारीख की निर्धारित की गई थी तारीख फांसी देने की, वह अब उसी तारीख को फांसी दी जाएगी। इन दोनों के बीच की स्थिति में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने खारिज कर दी उस दया याचिका को जिसमें उनके पास ये अधिकार होता है, वो चाहे तो दया दे सकते हैं, लेकिन दया याचिका खारिज कर दी गई। और उससे ठीक पहले उन परिजनों ने मुलाकात राज्यपाल से भी की थी और उनका इस बात को लेकर भी विरोध था कि जब 1993 में जब ब्लास्ट हुआ था और इतनी बड़ी तादाद में मुंबई लहूलुहान हुआ था, सिर्फ खून ही खून हर जगह नजर आ रहा था, तो ऐसे में उस सीरियल ब्लास्ट से जुड़े हुए किसी भी शख्स को क्यों फांसी ना दी जाए, ये सारे सवाल थे उनके। और इसी के मद्देनजर उनका विरोध लगातार चल रहा था। और इन सब के बीच नागपुर में चाक चौबंद व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल ये जेल जो है ये नागपुर के बीचों बीच एक लिहाज से आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्धा रोड जो बिल्कुल नागपुर का इलाका जो कि रिहायशी इलाका है, उन सब के बीच ही नागपुर का ये जेल है। और उस जेल में पहली बार ये फांसी नहीं दी जा रही है, हालांकि 30 बरस के बाद किसी फांसी को अंजाम दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा 40 फीट का एक चबूतरा बनाया गया है। और चबूतरा बनाने के साथ जो फांसी के जो भी इक्विपमेंट चाहिए और वहां पर जो मौजूदगी होगी उसके लिए सरकार की तरफ से 22 लाख रुपए भी दिए गए। 1985 में आखिरी बार फांसी दी गई थी। दरअसल ये जेल 1864 में बनी और इस दौर में 23 बार यहां पर फांसी दी जा चुकी है। इन सब के बीच एक यरवड़ा जेल पुणे की जरूर है महाराष्ट्र में, जहां पर फांसी दी गई है उसके बाद वो भी। लेकिन इन सब के बीच नागपुर में चाक चौबंद व्यवस्था करने के कई मायने हैं। नागपुर चूंकि संघ का हेडक्वार्टर भी है, वहां पर भी खासी व्यवस्था की गई है। और महाराष्ट्र के भीतर कुछ जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे उन इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसके मद्देनजर डीजीपी ने मुलाकात की राज्य के मुख्यमंत्री से और इस बात का जिक्र किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें याकूब मेनन के वकील रामचंद्रन का क्या कहना था, बाहर जब वो निकले उनसे जब पूछा गया उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए पहले। I would not react. I would not react. Sir, how do you do? Is there any other legal remedy left now? No comments. No comments. Any comment on today's order because No you were comments. lawyer for the. No, that's why I won't comment. रामचंद्रन काफी सीनियर लॉयर हैं और वो किसी भी प्रतिक्रिया को देने से इनकार कर रहे थे। इससे पहले जब सुलेमान जो कि उनके भाई हैं याकूब मेनन के, उनसे भी पूछा गया था तो उन्होंने भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया गया था। वह अभी नागपुर में ही मौजूद है इस वक्त। आपके पास और कोई ऑप्शन बची? Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. Please leave me alone. Please leave me alone. आप लोग और कुछ प्रयत्न करेंगे? कोई वो देखे ना प्लीज, वो गाड़ी देखे उसको। कोई पर्याय और कोई आप प्रयास करेंगे? राज्यपाल ने भी नामंजूर कर दिए। आप दूसरा कोई ऑप्शन देख रहे हैं? याकूब से मुलाकात होगी सर? याकूब से मुलाकात होगी? याकूब से मुलाकात करेंगे? Please leave me alone. परिवार के सदस्य हो या वकील हो, उन्होंने किसी ने भी किसी भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। हालांकि सुलेमान उसके बाद जेल में गए हैं, नागपुर जेल में, और वहां पर उन्होंने मुलाकात। क्या कहना है कांग्रेस का, हम जरा यह सुनते हैं पहले। दरअसल जिस बात का कांग्रेस जिक्र कर रही है उसमें याकूब अब्दुल रज्जाक मेनन का ही तो पूरा नाम है और उनके भाई चूंकि टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम, ये दोनों मुख्य रूप से दोषी माने गए थे और इन्हीं का पूरा दिमाग माना गया था जो कि सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और इसके साथ याकूब मेनन परिवार का पढ़ा लिखा शख्स जरूर था, लेकिन इन्होंने स्वीकारा था 1994 में जब इन्हें पकड़ा गया था, उन्होंने माना था कि पैसा और हथियार दोनों की व्यवस्था इनके जरिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बल्कि इससे पहले की अदालत टाडा ने भी इस बात का जिक्र किया था। ये रेयर केस है और उसी के जिक्र के तहत ये फांसी की सजा का भी बात हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ सके हैं। खास तौर से ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सा तर्क दिया गया अदालत के भीतर मेमन के वकील रामचंद्रन के जरिए, इस बात
इस बात को वहां पर किस रूप में रखा गया जिस बात का लगातार जिक्र हो रहा था, क्योंकि क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई अजीम, दूसरी तरफ मामला आया, टाडा अदालत ने जो डेथ वारंट था उसको सही ठहराया गया, काउंटर क्वेश्चंस क्या थे वहां पर? देखिए, राजू रामचंद्रन जो कि इसमें याकूब मेमन की तरफ से यहाँ पर दलीलें दे रहे थे, उनके वकील थे, उनका साफ तौर पर कहना था, पहली चीज़ ये कि जो डेथ वारंट इशू किया गया था टाडा कोर्ट की तरफ से 30 अप्रैल को, उसको सरकार ने दबा लिया और महज 17 दिन पहले परिवार को बताया गया और उसके बाद उस चीज़ को पब्लिक किया गया। और ये भी इस वजह से हुआ क्योंकि शत्रुघ्न चौहान का के मामले में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर कहा था कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसे फांसी दी जानी है उसको कम से कम 14 दिन पहले बताया जाना चाहिए, और इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने बताया था और सरकार ने बता दिया था कि 30 जुलाई को फांसी होगी याकूब मेमन को। लेकिन राजू रामचंद्रन का ये कहना था कि जो सरकार ने इस वारंट को दबा लिया था, सूचना नहीं दी थी, वो गलत किया था, वो वायलेशन था, और कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल खारिज कर दिया। दूसरी चीज़ को ये कहना था कि जो क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर खारिज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव बेंच जो बनाई गई थी, उस बेंच में खामियां थी, उस बेंच को जो प्रोसेस था बनाने का, जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया गलत थी। उसके अंदर 3 जजेस जो इस मामले की सुनवाई जिन जजेस ने करी थी उनको होना चाहिए था, लेकिन वो 3 जजेस थे जो कि इस मामले से अनभिज्ञ थे, जिनको कुछ भी इस मामले की उन्होंने सुनवाई नहीं करी थी या उनको मालूमात नहीं थी, और उन्होंने इसकी क्यूरेटिव पिटीशन सुनी थी। हालांकि ये जो ग्राउंड्स थे वो राजू रामचंद्रन की तरफ से याचिका में नहीं कहे गए थे, बल्कि जब कुरियन जोसेफ जो कि 2 जजेस की बेंच जो इस मामले की पहले सुनवाई कर रही थी, उसने इस पॉइंट को उठाया था, कुरियन जोसेफ ने इस पॉइंट को उठाया था, और उसके बाद बाकायदा एक याचिका डाली गई कल ही राजू रामचंद्रन की तरफ से, और उसमें इन चीज़ों को रेज किया गया था, इश्यू को उठाया गया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि रेज की गई थी यहाँ पर बचाव पक्ष की तरफ से, लेकिन इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 17 दिन पहले बता दिया गया यहाँ पर याकूब मेमन को कि उसको फांसी दी जानी है, किसी भी तरीके से कोई वायलेशन नहीं हुआ है, और जो बेंच गठित की गई थी क्यूरेटिव पिटीशन को सुनने के लिए, उसकी प्रक्रिया, उसका जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल ठीक था। जी, एक मिनट आप हमारे साथ जरा बने रहेंगे। मुस्तफ़ा चूंकि हमारे संवाददाता उनके परिजनों के परिवार के साथ ही मौजूद है। मुस्तफ़ा, क्या प्रतिक्रिया है परिवार के सदस्यों की? कोई जानकारी या कोई बातचीत, कुछ निकल के उनकी कोई प्रतिक्रिया किसी भी रूप में? अभी वो याकूब मेमन के जो परिवारजन हैं वो अभी फ़ोन तो नहीं उठा रहे हैं, पर उनके जो नेबर्स हैं जो उनसे मिलने गए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनका कहना है कि काफ़ी निराशा हासिल हुई है याकूब मेमन के परिवार को, क्योंकि जिस तरीके से 2 से 3 दिन में माहौल बना था, लोगों ने मर्सी पिटीशन लिख के प्रेसिडेंट के पास भेजी थी, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन के हक में फैसला देगा और ये फांसी किसी तरह से टल जाएगी। लेकिन अभी शाम में जो फैसला आया उसके बाद लोगों को काफ़ी निराशा हासिल हुई है, और साथ ही जो लोग हैं आसपास के रहने वाले, वो अपनी सहानुभूति जताने के लिए याकूब मेमन के घर पे जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि बैरिकेड्स लगा के पूरा इलाका बंद किया जाए। जो इस इलाके के डीसीपी ट्रैफिक है और डीसीपी के जोन के पुलिस वाले हैं, वो अभी इधर पहुँचे हुए हैं कि अगर कल फांसी होने के बाद याकूब मेमन की बॉडी इधर लाई जाती है तो किस तरीके के इंतजामात करने चाहिए, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके की ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के अभी फ़िलहाल मीटिंग चल रही है माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मुस्तफ़ा, क्या ये माना जाए कि परिवार के सदस्यों को लग रहा है कि उनकी बॉडी जो है कल उनको दी जाएगी और वो मुंबई ले आएंगे? इसकी भी तैयारी आप जो कह रहे हैं, क्या उनको ये है कि मिल जाएगी बॉडी और वो लाएंगे? क्योंकि एक जानकारी यह भी है कि नागपुर में ही दफनाया जाएगा। बिल्कुल परिवारजनों को ये उम्मीद है कि उनको आखिरी हक है याकूब मेमन के ऊपर, उनका वो अदा करने के लिए दिया जाएगा, और इसके ज़रिए वो पेटिशन डालेंगे फांसी होने के बाद बॉडी मिलने के लिए। उसके बाद क्या होता है, क्या नागपुर में ही उनको दफन किया जाता है, क्या मुंबई लाने दिया जाता है, इस पर कल सुनवाई हो सकती है। लेकिन याकूब मेमन के परिवारजन ज़रूर ये पेटिशन डालेंगे कि उनकी बॉडी मुंबई लाने दी जाए। तो नागपुर उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ लोग जा रहे हैं क्या? मुस्तफ़ा, कल सुबह फांसी दिए जाने के मद्देनज़र क्या परिजन जो और भी सदस्य हैं परिवार के, वो नागपुर जा रहे हैं?
अभी तक कोई ऐसी खबर तो उनकी तरफ से नहीं आई है। उनका ऐसा कहना है कि कल से वो नागपुर जाना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी बंदोबस्त को देखते हुए नागपुर जेल के जेलर ने मना कर दिया है याकूब मेमन से मिलने के लिए। कल भी उनके भाई गए थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो फिलहाल उनका ये कहना है कि जब तक परमिशन नहीं मिल जाती याकूब मेमन से आखिरी बार मिलने की, नागपुर जाके कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। लेकिन परिवारजन नागपुर जाने की तैयारी में, आप ये कह सकते हैं जैसे ही उनको परमिशन मिलेगी उनको जेल में मुलाकात करने की, तो हो सकता है वो तुरंत नागपुर के लिए मुंबई से निकले। तो क्या इन्होंने आग्रह किया है कि कल सुबह 7 बजे से पहले मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए? ये कोई, क्योंकि उस सुलेमान को भी कल मिलने नहीं दिया गया था, आज वो जेल गए हैं, लेकिन जेल में उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है यह अभी खबर नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर के अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या उन्होंने ऐसा कोई आग्रह किया हुआ है नागपुर जेल अथॉरिटीज़ को लेकर के। लेकिन जहां तक उनके घर वालों का कहना है कि वो आखिरी कोशिशें जो है वो ज़रूर करेंगे इस मामले में, और जहां तक परमिशन मिल सकती है वहां तक वो याकूब से आखिरी बार मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ जरा बने रहेंगे अहमद। एक सवाल और है जो लगातार एक है कि राष्ट्रपति के पास जो आज दया याचिका एक भेजी गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राज्यपाल ने याचिका खारिज कर दी जो दया याचिका थी, और यहाँ पर हमारी संवाददाता स्मिता बता रही थी कि राष्ट्रपति ने वह गृह मंत्रालय को भेज दिया है, 4 बजे के लगभग भेजा गया है। तो इसके मतलब क्या है अब, और क्या, चूंकि अटॉर्नी जनरल पेश थे, अटॉर्नी जनरल हक में थे फांसी के, और दूसरी तरफ दया याचिका भेजी गई है सरकार के पास ही, सरकार का मतलब गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देना है, उसी रिपोर्ट को राष्ट्रपति सामने रखेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज़ का मतलब क्या है फिर? देखिए प्रसून, आज इस ऑर्डर के बाद एक चीज़ साफ हो गई है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। यानी जो भी ऑप्शंस थे याकूब मेमन के पास वो ख़त्म हो गए हैं। मर्सी पिटिशन तो आप चाहे जितनी डाल दीजिए, ये प्रक्रिया है, इसमें अगर प्रेसिडेंट के पास कोई पिटिशन आती है मर्सी पिटिशन, तो उस प्रक्रिया के तहत वो उसको गृह मंत्रालय के पास भेजता है लीगल ओपिनियन वगैरह लेने के लिए, जो उसमें ओपिनियन है वो लेने के लिए। लेकिन जो जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, जब प्योरिटी पिटिशन खारिज हो गई, मर्सी पिटिशन खारिज हो गई, तो उसके बाद अब उसके सामने याकूब मेमन के सामने रास्ता नहीं रह जाता है, या ये कहा जाए कि क्योंकि प्रेसिडेंट अगर कोई मर्सी पिटिशन खारिज करता है तो दोबारा अगर पिटिशन भेजनी है मर्सी पिटिशन तो प्रेसिडेंट के पास ही भेजी जानी चाहिए, और ये चीज़ आज कोर्ट में भी रखी गई सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार ने ये साफ तौर पर कहा कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो लीगल रेमेडीज हैं, यानी जो ऑप्शंस थे याकूब मेमन के सामने वो पूरे सैचुरेट हो चुके हैं, और कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया है। क्योंकि राजू रामचंद्रन जो कि बचाव पक्ष यानी याकूब मेमन के वकील थे, उनका ये कहना था कि जुडिशियल प्रोसेस अभी चल रहा है, हमने राज्यपाल को अर्जी दे रखी है, उसके साथ साथ ये भी बताया कि प्रेसिडेंट को भी अर्जी दी गई है, लेकिन उस पर अभी तक जवाब नहीं आया है। फाइनली कोर्ट ने ये इस चीज़ को मान लिया सरकार की बात को कि जुडिशियल प्रोसेस ओवर हो चुका है, अब इस तरह की किसी याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी, तो जुडिशियल प्रोसेस अगर खत्म हो गया तो क्या कल सुबह 7 बजे से पहले राष्ट्रपति भवन से कोई रिएक्शन यस या नो का आना चाहिए, या वो महज एक याचिका है और वो एक प्रोसेस है भर और उसकी कोई जरूरत नहीं है उस पर कोई रिएक्ट भी हो? देखिए, वो लीगली बाउंड नहीं है कि इसके ऊपर जो है कोई अपना कोई रिएक्शन दें उसके ऊपर, या उसके ऊपर जो है रोक लगाने की कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही जो मर्सी पिटिशन है वो खारिज हो चुकी है, और जो कि एक के बाद एक स्टेप होने चाहिए थे वो सारे स्टेप जो है वो पूरे हो चुके हैं। क्योंकि मर्सी पिटिशन को लेकर जो लॉ है वो डिफाइंड नहीं है, वो ग्रे एरिया है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि मर्सी पिटिशन आप कितनी बार दे सकते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जो एक्यूज्ड हैं, जो कन्विक्ट्स हैं, वो एक के बाद एक कई पिटिशंस लगाते रहते हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे। मुस्तफ़ा, एक सवाल का जवाब यहाँ ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी एक जानकारी दीजिए कि जो परिवार के सदस्य मुंबई में मौजूद हैं, जो उनके अगल बगल रहने वाले लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, अब चूंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो अब वहाँ पर किस तरह की चर्चा है? क्या सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि उन्हें कैसे मुंबई लाया जाएगा और कहाँ दफनाया जाएगा, या कुछ और क्या चर्चा हो रही है, या किस रूप में बातचीत निकल के आई आपके सामने? यहाँ पे जो माहिम में रहने वाले लोग हैं, जो याकूब मेमन के परिजन हैं या जो याकूब मेमन फैमिली को जानते हैं, उनका ये कहना था पहली बात तो कि अगर ऐसी ही सज़ा आनी थी, अगर उनको डेथ पेनल्टी ही देनी थी, फांसी की सज़ा।
बीजेपी ने बहुत साफ कहा है कि न्याय मिला है और कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्वागत है। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने जिक्र टाइगर मेनन और दाऊद का भी किया है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के भीतर जो टेररिज्म की शुरुआत हुई थी उसके बाद देश में 1993 के बाद से लगातार 26 से 11 तक आतंकवाद से दहलते रही स्थितियां, और ये पहला मौका है जब आतंकवाद से जुड़े किसी दोषी को अब फांसी की, इससे पहले उम्र कैद की सजा जरूर दी गई लेकिन यह पहली फांसी होगी। और इसी के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे महाराष्ट्र में की गई है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी की गई है, लेकिन नागपुर में खास तौर से पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।